भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य राज्य के नीति निदेशक तो सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त तत्वों में से कौन सा पूर्ण होता है? किसमें है? तो ध्यान रखें डीपीएसपी। किसमें है, तो ये आपको बताएंगे। डीपीएसपी में केवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में जो कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? दीप जी आपका माइक बहुत ही को करता है, आप वहां पे जो ब्लूटूथ जो आप यूज करते हैं उसको निकालिए। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य चुनाव नहीं है? बताइए मतदान। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मतदान करना। क्या बताएंगे? लोक चुनाव में मतदान करना, ये आपका मूल कर्तव्य के श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या है, किस प्रकार का अधिकार है फिर ये? लीगल राइट है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये मूल लोक चुनाव में मतदान करना आपका, ध्यान में रखेंगे ये आपका। ठीक है, क्या करना, ये आपका स्वैच्छिक कर्तव्य है, या फिर अगर बात कर सकते हैं तो लीगल राइट, फंडामेंटल राइट। लीगल राइट हो गया ना, कर्तव्य की बात करें, कैसा कर्तव्य है? आवाज स्वैच्छिक कहाँ कर्तव्य है। रामबा जी अभी माइक बंद करके रखिए, दीप जी अभी माइक बंद करके रखिए, दोनों आदमी, दोनों की तरफ से आवाज आता है। मेरा ठीक बंद है, है सर। हाँ आपका तो बंद है। ठीक है, फिर बंद कर दीजिए। स्वैच्छिक कर्तव्य, मैं यहाँ पे राइट की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकार की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कर्तव्य की बात कर रहा हूँ। लोक चुनावों में मतदान करना ये मूल कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। किस प्रकार का है? स्वैच्छिक कर्तव्य है। आपको मतदान करने के लिए कह सकते हैं, आपका नहीं मन है तो आप मत कीजिए। ठीक है, क्या है आपके पास? स्वैच्छिक कर्तव्य है। ठीक है, 51A में आपको क्या देखने को मिलेगा? मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान में मूल रूप से नहीं था ये, बाद में इसको इंसर्ट किया गया है। ठीक है, कब किया गया? 42वां संविधान 1976 के द्वारा 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और फिर 2002 में ठीक है 11वां नंबर का भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, प्रतिस्थापित राज्य के निदेशक राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता, सिविल कोड है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में। ग्राम पंचायत का गठन 40 में है। जी है कुटीर उद्योग का बढ़ावा देना किसमें है? 45। नहीं 43 में होगा। 42 का क्या 41 41 या 43 में होगा, देख लीजिए जिसमें भी हो। 42 में तो वो है ना, वर्कर्स वाला है। 41 या फिर 43 में होगा। ठीक है, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश का सांस्कृतिक अवसर देना, इनमें ये से नहीं है। गांधीवादी कौन है? ठीक है, तो ये तो यूनिफॉर्म सिविल को जो गांधीवादी नहीं तीसरा है। ठीक है, ये गांधीवादी है और ये गांधीवादी है। ठीक है, 2 और 3। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 2 और 3 जो है सबका गांधीवादी है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो 2 और 3 क्या होगा आपका? गांधीवादी हो जाएगा। ठीक है, जी आप चलेंगे। ठीक है, आप चलेंगे, आपका कितना नंबर? 53 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित निम्नलिखित विशेषाधिकारों निम्नलिखित विशेषाधिकार में कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? राज्यसभा को दिए गए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तन करना, राज्य का नाम परिवर्तन करना इस संसद का अधिकार है, केवल राज्यसभा का नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के हेतु सशक्त बनाने के हेतु। ठीक है, इसमें राज्यसभा के पास विशेषाधिकार है। जब राज्य सूची के विषय पे कानून अगर बनाना होगा तो उसमें भी राज्यसभा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के समय भी राज्यसभा की भूमिका होगी। 3 प्रकार का अखिल भारतीय सेवा हमारे यहाँ पाया जाता है, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है। ठीक है, यहाँ पे आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होगा। ठीक है, इसमें राज्यसभा के पास विशेषाधिकार है, ध्यान में रखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन देखें। बिल्कुल ठीक है, अब 54 नंबर देखेंगे। मतलब किसी भी अखिल भारतीय सेवाओं का कम भी कर सकता है राज्यसभा, और चाहेगा तो बढ़ा भी सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन सा है, तो ध्यान में रखेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सही है। ग्रामीण स्तरीय स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्टम अनुसूची, सप्तम अनुसूची। सप्तम अनुसूची के संवर्ती सूची में शिक्षित तो है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है। भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं?
5 और 6 राज्य, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, छठम अनुसूची में तो आदिवासी क्षेत्रों की बात होती है, 25 ठीक है। इसका आंसर आई दूसरे थिंक में सब लिया है क्या? सबके सब आंसर इसका लिया है, 1 2 3 हाँ 4 हाँ 5 करेक्ट सारे के सारे। ऑल स्टेटमेंट सही है इसका। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों का, ठीक है, अनुच्छेद, ठीक है, कितना हो जाएगा? 243 का जेड समथिंग जेड नहीं, 243 के बी में भी है और 243 का एफ में भी है, ठीक है। ध्यान रखिए, शिक्षा के प्रावधान है। अप्रत्यक्ष रूप से पंचम, षष्ठ एवं सप्तम अनुसूची में शिक्षा के प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। इस समय अप्रत्यक्ष रूप से गहन अध्ययन करने का, सप्तम में तो सीधा सीधा पता चलता है, संवर्ती सूचा है ना, संवर्ती सूची। तो सारे के सारे इसका सही लिया, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको किनको संसद के पटल पर रखवाए। तो सबसे पहले देखेंगे तो क्या बात के संघ वित्त आयोग की सिफारिश को रखवाते हैं, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को भी लगाते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को रखवाते हैं संसद के पटल पे, रखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को रखवाते हैं, बताइए। सारे ही हैं। हाँ सारा हो गया। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं रख पाते, लोक लेखा समिति का लेखा प्रतिवेदन नहीं रख पाता है, ठीक है। कैसे नहीं रख पाते मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। लोक लेखा समिति जो होता है ना, ये जो रिपोर्ट देता है, नियंत्रक का महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट देता है, तो राष्ट्रपति मतलब क्या रहेगा, संसद के पटल पे रखवाता है। राष्ट्रपति संसद के पटल पे रखवाता है। संसद जो होता है ना, लोक लेखा समिति को प्रतिवेदन की जांच करने के लिए सौंप देती है, ठीक है। मतलब लोक लेखा समिति उसको जांच करती है, ठीक है। और लोक लेखा समिति का काम जो होता है संसद की रिस्पॉन्सिबल करना होता है, ना कि प्रेसिडेंट का, ठीक है। मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को देखभाल कौन करती है? लेखा अरे भाई, समिति संसद को इतना फुर्सत है क्या? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को अगर राष्ट्रपति को सौंपा गया, राष्ट्रपति संसद को दी, तो संसद भी तो अपने किसी सदस्य या फिर ऐसे मेंबर को देगी जो कि जांच पड़ताल करेगी। तो लोक लेखा समिति में लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं ना, पोजीशन हाँ हाँ, 15 ठीक है। 7 वाला तो 15-7 होते हैं, ठीक है। तो 15-7 होते हैं, तो बोलते चलो दोनों संसद का कैटेगरी इसमें है, तो इस रिपोर्ट को संसद जो होता है लोक लेखा समिति को जाए। लेकिन लोकसभा समिति को गाइडलाइंस कौन करता है? रिपोर्ट को जांचने पहचाने में गाइडलाइंस कौन करता है, कौन गाइड करता है उसको? कैग कैग हाँ, करेगा। कैग ही गाइडलाइंस करता है, ठीक है। कैग ही उसको गाइडलाइंस करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 2 वाला नहीं होगा, बाकी 1 3 4 सही है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। नागरिकों को जो मूल अधिकार जो मिला है उसमें क्या क्या है उसको देखें। मिश्रित संस्कृति का समृद्ध विरासत की रक्षा करना, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा खोज की भावना का विकास करना, व्यक्तित्व और रुचि के सामूहिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों को उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। बताइए क्या सही है? 1 और 2 सही। 1 3 4 तीन नहीं है। सामाजिक न्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, न कि व्यक्ति का कर्तव्य है, बिल्कुल ठीक है। ध्यान में 1 3 रखें, ये 4 राज्य का कर्तव्य है, व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना किसका? भाई व्यक्ति के पास इतना कैपेबिलिटी थोड़ी ना है किसी व्यक्ति का रक्षा कर सकता है। सब व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो राज्य का कर्तव्य बनता है ना, ठीक है। डीपीएसपी का पार्ट है ये, ठीक है। तो 1 3 4 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारे के सारे आपका क्या बनते हैं, तो सारे के सारे ड्यूटीज। 10 मौलिक कर्तव्य नंबर T10 हाँ, ये 10 नंबर का है, बिल्कुल T10 से याद रखिएगा, 100% देगा। बिल्कुल। आप चलेंगे भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों के विभाजन, इनमें से किसने इलोकित योजना पर आधारित है? 1935 बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, 1935 में। संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। प्रांतीय विधानसभा के द्वारा निर्वाचित हुए थे, किसके द्वारा होते हैं? विधानसभा तो द्वारा। प्रांतीय विधानसभा के द्वारा मतलब क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य? क्या बताएंगे? DPSP बिल्कुल ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शासन के लिए आधारभूत है? ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ध्यान में। जबकि व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण क्या है, अगर पूछेगा व्यक्ति के लिए तो मूल अधिकार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे क्योंकि मूल अधिकार जो होता है व्यक्ति के शक्ति को बनाता है, नहीं व्यक्ति को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है।
निम्नलिखित कथनों पे राज्य आपको के विचार विरुद्ध कर व्यक्तियों का अधिकार है। राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों का अधिकार है, ठीक है। राज्य के विरुद्ध भी है और व्यक्तियों के विरुद्ध भी है, ठीक है। हालांकि ज्यादातर देखिए व्यक्ति के पास इतना पावर नहीं होता सबका फंडामेंटल राइट का विरोध करे, लेकिन ज्यादातर जो जब भी मतलब फंडामेंटल राइट का प्रयोग उनके विरोध में 32 वगैरह का प्रयोग हुआ है, राज्य का विरुद्ध हुआ है, लेकिन आपको फंडामेंटल राइट बहुत सारा फंडामेंटल व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध है, समझ रहे हैं ना। अगर हाँ सर। मकान मालिक, ठीक है, रूम में बंद कर दे, आपकी गार्जियन ही आपको घर में बंद कर दे, बंद करके रखे, तो वो भी फंडामेंटल राइट का मतलब उल्लंघन हो गया, ठीक है। तो ऐसे में व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध है, राज्य के विरुद्ध भी उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हमेशा जो होता है ना, क्योंकि राज्य बहुत अधिक शक्तिशाली है, तो राज्य ही मतलब क्या करता है, फंडामेंटल राइट को तोड़ने का काम करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही संभव किया जा सकता है, गलत है। दोनों द्वारा। बिल्कुल यदि ऐसा संशोधन संविधान में संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन प्राप्त सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। क्या बात ये दोनों सही है क्या? गलत है। दोनों गलत। दोनों का आधे से अधिक दोनों राज्य होना गलत चाहिए, ठीक है। है। आधा क्या होना चाहिए? आधा 50% से अधिक कम से कम आधा 50% आधे से राज्य, अधिक। आधा राज्य, आधे से एक भी अधिक हो जाए तो चलेगा, लेकिन पूरे राज्यों का अनुसमर्थन नहीं चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस निकाय के संविधान में उल्लेख नहीं है? तो आसान प्रश्न बताइए क्या होगा इसका आंसर? ह्यूमन देखेंगे तब राइट ना, कमीशन। बिना देखे नहीं बता सकते हैं। देखे कम बहुत सारा है ना। तो राष्ट्रीय विकास परियोजना है क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, दो का नहीं सभी है, ठीक है। ऑल पहला और तीस, आयु और राष्ट्रीय विकास 1 2 3 तीनों ही नहीं है। का भी नहीं है, क्षेत्रीय परिषद भी नहीं है, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद भी नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद सबका सब नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे गैर संसदीय निकाय है, ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख की बात करेंगे 1992 में संवैधानिक संशोधन एक्ट में किया गया है, ठीक है। हालांकि क्षेत्रीय परिषद बना था कब? 71 में। 56 में, 71 में तो नॉर्थ ईस्ट वाला बना था, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद कब बना था? 6ठा नंबर का जो क्षेत्रीय परिषद है ना, वो 1971 में बना था, ठीक है। अब क्षेत्रीय परिषद को याद करने का तरीका 4 गो दिशा होता है ना। सेंट्रल और एक सेंट्रल। एगो बीच वाला जिसका मुख्यालय आपका होगा, आपको प्रयागराज में होगा, इलाहाबाद में, ठीक है। एक आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। 6 गो क्षेत्रीय परिषद है, 1956 से ही बना हुआ, अंतिम वाला 1971 में बनेगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। आर्थिक और सामाजिक योजना, ठीक है। भारत का संविधान ये विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार किया जाना चाहिए। बताइए। 2 और 3। 1 2 3 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सभी सही लग रहा है। संविधान या वित्तीय पंचायतों या 1 और 2 सही है केवल। डेवलपमेंट नहीं, काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद योजना नहीं आयोग का है। एक अंग है। राष्ट्रीय विकास परिषद ये आंसर क्या गलत है है इसका? क्या? सही तो है, उसी का तो अनुमोदन करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग है कि मतलब राष्ट्रीय विकास है परिषद ना, ये ये गलत अलग लिया बॉडी कैसे न बना कैसे? है इसमें, चीफ मिनिस्टर और ये सब। अच्छा, योजना आयोग हाँ, में ये है। अलग बॉडी इसको आंसर मान क्या के लग चला, रहा है? ठीक है। इसका 2 ये और ये 2 और 3 सोल्यूशन में भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। योजना आयोग का अंग नहीं होगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। उससे मतलब प्रवर्ती कह सकते या फिर उसको नियोजित करने के लिए है आगे की चीजों को, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग ये नहीं माना है। वह चेक कर दीजिए, हो सकता है मिस्टेक हो, ना लेकिन ना इसके ठीक है। अनुसार तो नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान में उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का संबंध किसमें मिलेगा आपको? आर्थिक न्याय और ठीक देशिका में न्याय तो मिलेगा है। हमको। और देशिका डीपीएस प्रस्तावना में है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय है। कितना? देशिका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय किसमें मिलेगा? ये तीनों न्याय प्रेम्बल में। प्रस्तावना प्रेम्बल में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धार्मिक न्याय की बात नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बलद विरोध विषयक है? किसमें है? 10th में। 10वीं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ पर उल्लेख है, तो क्या बताएंगे? डीपीएसपी बिल्कुल ध्यान में रखें, कहाँ पे है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची का उपयोग निम्नलिखित में किस लिए किया गया है? आसान प्रश्न है। हित के संरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम किसमें? 6 शेड्यूल में कौन कौन है? सिक्स्थ में ATM असम, स्क्वायर मेघालय, त्रिपुरा, ATM मिजोरम। स्क्वायर, मेघालय, त्रिपुरा मिजोरम और मिजोरम। बाकी सबको छोड़ के जो भी बचेगा सब किसमें? 5वें में है। 5वीं में जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के संविधान का विरक्षा, ठीक, कस्टेडियन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कस्टेडियन कहते हैं, ठीक है। संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाला कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ही है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो होता है अंतिम व्याख्या करने वाला। नीचे के सभी लोग सो चुके हैं। चलिए, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाने की उपंत किसमें किया गया है? यहाँ पे किसमें है? फंडामेंटल ड्यूटीज में है। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज में है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको ये चीज देखने को मिलता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आप चलेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसने प्रतिपादित किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित तत्वों में से विचार की। यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों का अंतर्गत उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब एनफोर्सेबल नहीं है, न्यायालय के द्वारा आप इसको लागू नहीं करवा सकते। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। बात करेंगे ये जो था ना, ये जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, स्पेन, ठीक है। 1917 में आयरलैंड का संविधान बना था, उससे हम लोग किसको 1935 के एक्ट में डाल दिए और वहां से बात करते कहाँ आ गया? भारत के संविधान में आ गया, ठीक है। कौन सा आर्टिकल्स कहता है भाई साहब नीति निर्देशक तत्व का किसी भी न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते? कौन सा आर्टिकल्स है? 37। कौन सा? 37, ठीक है। राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विभिन्न शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए संकल्प राज्यसभा द्वारा क्या होगा बताइए? एक बार दिखाइए ना क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विभिन्न शक्तियां प्राप्त कर ले यदि इसके लिए एक संकल्प हो। क्या हो? राज्यसभा के पास ही होगा राष्ट्र हित के, ठीक है, राष्ट्र हित के भारत के संसद पे राज्य सूची के विषय पे कानून बनाना। तो क्या होगा? तो लोकसभा तो नहीं होगा, तो कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे 2/3 होगा या फिर मतलब साधारण बहुमत से क्या होगा? साधारण बहुमत। राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित मत देने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे तो, ठीक है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं, आपको देख विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता तो है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंधित होता है? तो सिंपल सी बात है, हमारा संविधान, हमारा किताब कैसा हो, ठीक है, हमारा किताब कैसा हो उसका क्या चीज से पता चल जाता है? इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स से पता चल, उद्देश्यता कैसे पता चल जाए? किताब पलटते हैं ना, उसमें सबसे पहले उद्देश्यता देख के पता चल जाएगा आगे क्या है, ठीक है। उसी तरह हमारा संविधान का उद्देश्यता जो जैसे कवर पेज है, ठीक है, उससे पता चल जाता है हमारा संविधान के जो बनाने वाले लोग हैं जो किस तरह का संविधान बनाते हैं, उनकी नीयत कैसी है, संविधान के उद्देश्य में क्या होती है? झलकती है, ठीक है। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रकल्पित है? ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें, बताइए क्या क्या है इसमें? पहला, ये तो सही है, ये तो सही है, और भी कुछ होगा क्या? नहीं, ये किसमें है? मानव देह व्यापार, ये किसमें है? 23 में है, ठीक है। अगर खानों खजानों बच्चों का नियोजन की बात करेंगे 24 में है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस ये धारे का धारा है, ठीक है, इस सब का प्रयोग कोई नहीं करता है कभी, ठीक है, बस इसको आरती दिखाने के लिए दे दिया है। एक नॉर्मली देश में, ठीक है, 32 को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट, कोई कभी आम आदमी, कोई भी किसी आम आदमी का नाम जाने जो 32 का प्रयोग किया हो? 32 का प्रयोग करने के लिए हरीश साल्वे, ठीक है, वो कौन कौन क्या नाम है, उस बड़े बड़े वकील को हायर करना, उस पे 1-1 दिन का फी जानते कितना? 1-1 करोड़ रुपया उन लोगों ने फी रखा है।
कभी भी आम आदमी के लिए बस दिखाने के लिए सब फंडामेंटल राइट है, किसी भी आम आदमी के लिए कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है। अब चिमनी में काम करने वाला हजारों बच्चे होते हैं, उसको जाके बोलिए अरे तुम्हारे पास 23 मिला हुआ है, तुमको 24 मिला हुआ है, तो क्या 23 क्या 24, वो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, हमको 23 और 24 हमको मिला हुआ है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? हाँ, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे। अधिकार वे है जो विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों का विशेषाधिकार है। बताइए। राज्य के विरुद्ध। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे है, ये सही है अधिकार क्या? राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे है, विरुद्ध, बिल्कुल ठीक है। अधिकार जो है सो राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे है। और बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार जो होता है वो क्या होता है? प्रकृति में एब्सोल्यूट नहीं होता है। क्या बोलते हैं उसको? ऋणात्मक, क्या बोलते हैं उसको? सापेक्ष निगेटिव होता नहीं, है या फिर पॉजिटिव होता है? प्रकृति नेगेटिव। कैसी होती है उसको? नेगेटिव है। नेगेटिव होती है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? कुछ शब्द का तो प्रयोग करते हैं, मैं भूल रहा हूँ। एब्सोल्यूट बोल रहे थे क्या यार? रेस्ट्रिक्टिव। ऋणात्मक तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? नहीं होते हैं, निरपेक्ष। नहीं, निरपेक्ष नहीं बोल, कुछ और बोला जाता है, याद नहीं आ रहा, ठीक है। जो कि डीपीएसपी है लेकिन वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनीय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? मूल कर्तव्य। इन कर्तव्यों का प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, वे विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। बताइए। दूसरा सही है, पहला की नहीं मालूम। वे विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये सही है क्या? कर्तव्य और अधिकार दोनों तो परस्पर संबंधित हैं। कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल अधिकार इन कर्तव्यों का प्रवर्तित के विधायी प्रक्रिया नहीं है भाई साहब। वे विधि कर्तव्य का नहीं, ठीक है। डीपीएसपी परस्पर संबंधित होता है, ये नहीं होता, ठीक है। मूल कर्तव्य के संबंध में कोई व्यक्ति तो नहीं कहते, बोला भी तो गया है, मतलब से दोनों एक दूसरे के टकराव नहीं हो सकता, एक दूसरे का दोनों मतलब पूरक होंगे। डीपीएसपी के संदर्भ में बढ़ते न कि फंडामेंटल ड्यूटी के संदर्भ में कहते हैं, ठीक है। बात करें भारत, दोनों के दोनों गलत माना है, ठीक है। भारत के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार व्यक्तियों के, बात करेंगे भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और व्यक्तियों के कर्तव्यों के बीच में सही संबंध है? यही पहला, अधिकार कर्तव्यों के साथ संबंधित, यही हम कह रहे थे। क्या? यही पहला वाला। हाँ बिल्कुल, पहला ही जो है सो आपका बात करेंगे। वही कह रहे थे ऊपर वाले में भी हम। भारत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अधिकारों और व्यक्तियों के सही संबंध है? इसका आंसर ए लिया है सही। ठीक तो है, यहाँ पे मतलब क्या, वे तो विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। विधि कर्तव्य यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोला अधिकार कर्तव्यों के साथ, विधि कर्तव्य। ठीक, देखना पड़ेगा। दूसरा सर क्लास करा दो सर। क्या क्लास करा दीजिए सर। अब तो क्लास आपका तो हो ही रहा है ना, इसके बाद जो क्लास होगा आपका, क्या बोलते हैं, पॉलिटी वीक हो जा रहा है सर। पॉलिटी का, उसी का क्लास होता है, ठीक है। अब आते हैं संविधान के 82वें संविधान संशोधन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति ने तत्वों में जोड़ा गया? कौन सा जोड़ा गया 82वें संविधान संशोधन में? सामान्य वेतन वाला। एक सही है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान करके समान वेतन। और भी ऑप्शन होगा, देखिए ना, नहीं दिया। अच्छा, शिक्षा वाला है जो काम शिक्षा सार्वजनिक ऑप्शन दिया है। संविधान में 82वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति ने तत्वों में जोड़ा गया? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, काम शिक्षा, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन और मानवीय सदाचार। क्या होगा इसका आंसर? ये ऑप्शन सी। 43A किसमें है? ये लिया है 43A। ठीक है, ठीक, हम गलत कर रहे थे। ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, इसको शामिल किया गया था। कोऑपरेटिव है क्या? नहीं, वो तो 43B होगा। ठीक है, ठीक है, 43A को शामिल किया गया, ठीक है सर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो लीगल समझ रहे थे।
ठीक है, ये आपका जो है ये फ्री लीगल वाला 30 किसमें है? 39 39 है। ए में है ना? वो दिया नहीं है, यहाँ दिया हुआ समान कर के बदले समान देता 39 डी। बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत के संविधान के समय राज्य के नीति तत्व है, ठीक है। विधायिका के कृत्यों का निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों का निर्बंधन करते हैं। क्या होगा? दोनों गलत है। दोनों का दोनों गलत है, ठीक है। दोनों का दोनों जो है सो आपका गलत है। ना तो विधायिका के कृत्यों का समझ ही नहीं निर्बंधन है करता सर, है, ना तो कार्यपाल। क्या निर्बंधन बता दीजिए क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन। किसी के ऊपर स्ट्रिक्ट लगाने का मतलब कोशिश, ना तो कार्यपालिका के ऊपर लगाता है, ना तो विधायिका के ऊपर स्ट्रिक्ट लगाता है, ठीक है। किसी के ऊपर भी नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, दोनों के ऊपर लगाता है, ठीक है। और डीपीएसपी जो होता है किसी के ऊपर नहीं लगाता है, ठीक है। समझ गए? हाँ। सर, अब भारत की संसद किसी भी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता है। केवल पहला एक सही है। केवल एक सही है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, दूसरा वाला कहानी समाप्त हो चुका है, ठीक है। ध्यान रखें, केवल के केवल एक सही है। बात करेंगे यहाँ पे क्या, भारत की संसद किसी भी कानून को विशेष को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल तो सकती है, लेकिन 11 जनवरी 2007 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून को उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ठीक है। कब फैसला आया था? 2007 में फैसला है। बोला से चलो ठीक है, एक काम करते हैं, 1973 के बाद जो भी कानून को 9वीं अनुसूची में डाला ना, सब पे मतलब जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है, अगर कोशिश किया जाएगा तो, ठीक है। केबीसी की बात। समझ गया? IR कोहिलियो केस था वो। कोहली का कैसा? आप चलते भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपनी शक्तियां किसे दी गई है? सिंपल सी बात है, 1935 में किसे दिया गया था? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को दिया गया था, ठीक है। अभी किसके पास होता? भारत सरकार के पास होता है, केंद्र के पास होता है। अब आते विशिष्ट और स्वाधीनता के सबसे उपयुक्त संबंध निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित करता है? विधि और स्वाधीनता के बीच बात करेंगे, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो क्या बताएंगे? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अगर विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ठीक है। हर काम विधि से बंधा हुआ है। अब गाड़ी चला रहे हो, हेलमेट लगाए हुए, अब विधि के अधीन है, हेलमेट उतार दीजिएगा, विधि तोड़ दिए। सर 83 में तो बता ठीक है, दीजिएगा ना। हर काम में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हर काम में मतलब क्या होता है, विधि लगा हुआ। हर प्रत्येक प्रक्रिया में विधि है, ठीक है। आप विधि से जुड़े हुए कोई भी काम कीजिएगा ना, घर से बाहर निकला विधि पालन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मतलब आपने क्या किया, थोड़ा सा इधर से उधर किया, विधि टूटा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? क्या बताएंगे? विधि के शासन में शक्तियों का परिसीमन किया गया है, विधि के समझ समता का भी है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, क्या विधि के शासन में आएंगे? नहीं है। ठीक है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ठीक है, ये नहीं आएगा विधि के शासन में, ठीक है। ये है, ये है, ये है। 1 2 4 ऑप्शन है। अरे विधि का शासन का मतलब क्या होता है? कानून का शासन होता है, ठीक है। कानून के समझ सभी लोगों की समता की बात करें, इसी को विधि का शासन कहते हैं, ठीक है। इसका विधि का शासन की बात करेंगे, जिसे कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। अफ्रीका से। अफ्रीका, कनाडा। नहीं, विधि के शासन की बात करेंगे, कनाडा सर। ब्रिटेन सही है सर, इसमें कौन? ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है। आर्टिकल 14 की बात करेंगे, ब्रिटेन है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर बात करेंगे, अगर किसी भी विधि का शासन की बात करते हैं, तो एक प्रकार का ऐसा विशेषाधिकार है जो कि अन्याय लोगों से वंचित है, ठीक है। जहां विधि का शासन नहीं है कहा जा सकता है, वहां पर मतलब बहुत सारे लोगों को उनके अधिकार से वंचित किया जा सकता है। विधि का शासन का मतलब कानून का शासन, मतलब सभी लोग कानून के समक्ष क्या है, मतलब समान है, उसको ही बोलेंगे विधि का शासन, ठीक है। मतलब विधि के शासन सभी लोगों पे समान रूप से काम करेगा, केवल 2 अधिकारी पे नहीं होता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ के विधि के शासन सबके ऊपर लगेगा, ठीक है। अब उसका विधि का शासन तो हो गया, उसके बाद होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि के शासन का एक नया प्रक्रिया चलता है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसके तहत मतलब सारे कार्य जो होते हैं विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत चलेंगे। जैसे किसी भी व्यक्ति को, सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति जुर्म किया, व्यक्ति अमीर हो गरीब हो, कोई डिवीजन पे, सभी लोग गिरफ्तार होंगे,
तो जो जुर्म किया वो व्यक्ति गिरफ्तार होगा, व्यक्ति करोड़पति भी हो सकता है, एक सामान्य नागरिक भी हो सकता है, दोनों को गिरफ्तार करेंगे, विधि का शासन है। लेकिन व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में जाके पुलिस में ले गए, उसके FIR लिखा गया, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है, न्यायालय उसको सजा सुनाए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। जेल में रखा जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत ही मतलब जघन्य अपराध के उसको फांसी दिया जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी रहो, ठीक है, तो विधि के शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक दूसरे के पूरक भी है। ठीक है, समझ गए? जी जी जी। आप चलेंगे 84 नंबर। ठीक है, निष्ठा के अधिकार की बात करेंगे तो निष्ठा के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया गया। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? निष्ठा के अधिकार की बात करेंगे। 21। बिल्कुल बात करेंगे अनुच्छेद 21। निष्ठा का अधिकार किसमें दिया गया? भाग 3 में दिया गया है ना? बिल्कुल अनुच्छेद 21 जो कि भाग 3 का पाठ है ना? बिल्कुल ठीक है। तो अनुच्छेद 21 की बात करेंगे, उसमें निष्ठा का अधिकार है आपके पास। भाग 3 में निष्ठा का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित होने की गारंटी भी आपको देता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, भारत के संविधान का 44वां संविधान संशोधन के अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के निर्वाचन के न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया गया, मतलब 44 अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे मतलब भारत के संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया गया। मतलब पहले इंदिरा गांधी के सरकार ने क्या किया था, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चुनाव का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक्चुअली में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। ठीक है, इलाहाबाद से नहीं, रायबरेली से चुनाव हारी थी, और वहां पे एक राजनारायण से चुनाव हार गई थी, जो कि बहुत उस समय बड़े नेता तो नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी के चुनाव हराने के बाद बड़े नेता बन जाते हैं। ठीक है, पहले राजनारायण को इंदिरा गांधी ने चुनाव हरा दिया, जहां पे राजनारायण ने सुप्रीम कोर्ट में जाके केस किया, इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया है। ठीक है, मतलब सरकारी संस्था का प्रयोग किया, जो कि चुनाव के दौरान कोई भी भले प्रधानमंत्री का उम्मीदवार क्यों ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार के सरकारी तंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, इंदिरा गांधी का चुनाव को रद्द कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया। तो बाद में इंदिरा गांधी एक कानून लेकर आया, उसने बोला भाई साहब, जो कैंडिडेट प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेचर होगा, फिर राष्ट्रपति कैंडिडेचर होगा, उसके चुनाव को रिव्यू नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। बाद में जनता पार्टी की सरकार आती है, 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री के भी निर्वाचन की प्रक्रिया को, ठीक है, निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन कर दिया, मतलब उसका भी रिव्यू किया जा सकता है। भारत के संविधान ने, ठीक है, 99 संशोधन में भारत के उच्चतम न्यायालय में अभिखंडित कर दिया, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण था। बताइए कौन सही है? दोनों सही है। तब एनजे का है वही 99 संविधान संशोधन, उसको तो खंडित कर दिया ना। 2015 वाला है। लगी गलत ले रहा है इसको। ओ, इसीलिए हम कहने वाले थे कुछ, लेकिन आप बोल दिया, हम कुछ नहीं बोलते। 39 अमेंडमेंट था सर, वो 39 नंबर वाला अमेंडमेंट। ये सेंटेंस समझने में हमको गलती हो गया। ये परे कहने का मतलब न्यायिक पुनरावलोकन परे कर दिया, मतलब परे का मतलब से नहीं किया जा सकता है, ये हुआ ना इसका मतलब। किया जा सकता है, नहीं, परे कर दिया प्रधानमंत्री के निर्वाचन को। हाँ, बट अब 44 से उसको सुधार किया गया था ना, कर सकते हैं। अच्छा, इसको देखना पड़ेगा। वो 39 अमेंडमेंट भी इसको लेकर के आता है, देखना पड़ेगा इसको। इसमें दिया हुए नहीं, वो चेक कीजिए तो। लेकिन हुआ तो था ऐसा कुछ। इंदिरा गांधी कानून लेकर आई थी भाई साहब, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अगर चुनाव में अगर उसका कैंडिडेट खड़ा होगा ना, तो उसके अगर चुनाव को उसको रिव्यू नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये तो किया था, फिर उसको सुधारा गया था। वो 39 था, लेकिन सुधारा कब गया उसको? कि नहीं सुधारा गया? हमको शायद 42 में चेक करके बताएंगे इसको। सुधारा गया होगा जरूर इसको। ठीक है, ये लगभग चीजों को सुधार दिया गया था, इसका केवल 2 सही लिया। ठीक है, अब भारत के संविधान का 99 संशोधन के और भारत में उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। 99वां नंबर कौन था संशोधन? कोलेजियम सिस्टम को हटा दिया। ठीक है, एनजीएसी था ना। ठीक है, अपॉइंटमेंट कमीशन। हाँ ठीक है, 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, की संरचना एवं कामकाज हेतु संविधान के विभिन्न धाराओं में संशोधित संबंधित है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 124, 2, 127, 128, 217
2224 क में संशोधित किया गया। इस संशोधन को उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। ठीक है, बात करेंगे। दीप जी माइक बंद कर लीजिए, आप ईयरफोन चेंज कीजिए, थोड़ा इको बहुत ज्यादा आपकी सर तरफ एक से होता है। क्वेश्चन है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन बढ़ाना हो तो कौन कर सकता है, संसद या सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम या क्या चीज राष्ट्रपति? बढ़ाना हो? सुप्रीम कोर्ट का अगर जुडिक्शन बढ़ाना हो तो जुडिक्शन बढ़ाना, सुप्रीम कोर्ट का संसद सुप्रीम कोर्ट का संसद करेगा। जुडिक्शन बढ़ाना हो, ठीक है, तो संसद सुप्रीम ही कोर्ट करेगा, का संसद से हमको तो लगा कि संसद ही करेगा। वही करबे करेगा। जुडिक्शन तो संसद बढ़ा सकता है। ठीक है, हम्म, जुडिक्शन बढ़ा सकता है संसद, देख लीजिएगा, नहीं पता चला। हाँ सर, संसद ही बढ़ाएगा जुडिक्शन। हाँ सुप्रीम सर, कोर्ट का तो वो जुडिक्शन बढ़ाएगा कौन? हाई आखिर कोर्ट का लॉ तो राष्ट्रपति बनेगा तो बढ़ाता है। संसद ही ना। हाई कोर्ट का सर राष्ट्रपति बढ़ाता नहीं, हाँ इनका प्रेसिडेंट बढ़ाता है। ठीक है, आप देखेंगे न्यायाधीश अधिनियम और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय ने किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात है, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है कि ब्यौरे देता है कि क्या 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 भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को साबित करते हैं। ठीक है, बताना है कौन सा सही है। संविधान परिभाषित करता है क्या? और भी है, मालूम है कंफर्म। ठीक है, भारत के और उच्चतम भी है। न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया ब्यूरो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1967 में दिए गया है। यदि ये किसी तो न्यायाधीश ने महाभियोग प्रस्ताव को मतदान देने लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि मतदान संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा समर्थित है और उस सदन की कुल संख्या के बहुमत के द्वारा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम, ये तो सही है। 1 3 4 ठीक है, दो ध्यान रखें। ठीक है, सॉरी, ये 3 भी और 4 शायद तो है। सही हो ठीक है, गया। 1 अगर 3 मान 4 लीजिए इस तरह का, सुनिए ना, अगर इस तरह का अगर दोनों सदन अगर इसको समर्थित कर देगा तो कि स्पीकर का बाप का दिन नहीं है, इसको रोक देगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कभी नहीं रोक सकता है, किसी भी चीजों का स्वीकार नहीं कर सकता है स्पीकर। ठीक है, अगर दोनों सदन उसको उस प्रक्रिया से गुजार ही देगा तो स्पीकर उसको अस्वीकार नहीं कर सकता। भारत का संविधान परिभाषित करता है, ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय का, ये है ही नहीं। ठीक है, महाभियोग की मतलब किस प्रकार के उच्चतम न्यायालय के सदस्यों को हटाने की मतलब वो होगा, उसको नहीं है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया हटाते हैं, एक ही चीज मांगा जाता है, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, भारतीय संविधान में हटाने की प्रक्रिया नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी गलत तो है, ये पहला भी गलत सही है। हुआ ना कि अस्वीकार नहीं कर सकता है, मतलब स्वीकार करना पड़ेगा उसे। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश में महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आंसर क्या ले रहा है इसका? इसका तो गलत लिया है। ठीक है, लेकिन मुझे तो यही जानकारी से मतलब से कोई भी बिल वगैरह अगर दोनों सदन से अगर पास वगैरह अगर हो जाता है तो स्पीकर उसको रोक नहीं प्रेसिडेंट, सकता, स्पीकर को स्वीकार सिर्फ करना प्रेसिडेंट पड़ेगा। के पास पावर है। हाँ, पढ़ता हूँ स्पेशल। भारत के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया पे जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत शुरू की जाती है। जज इंक्वायरी 96 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, 2/3 बहुमत के साथ, ठीक है, पारित होना चाहिए। न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को लोकसभा के 100 और राज्यसभा का 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। इसका इस प्रस्ताव को किसी एक सदन में पेश किया जाए। लोकसभा स्पीकर राज्यसभा का सभापति महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार करने और खारिज करने का विशेषाधिकार होता है। अच्छा, महाभियोग के संदर्भ में कह रहा है, से इसका होता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल बिल नहीं है, इसके संदर्भ में होता है। ठीक है, राज्यसभा भी कर सकता है, लोकसभा भी कर अस्वीकार सकता कर है, भी सकता है। अच्छा, विशेषाधिकार है उसका। चलिए, ठीक है, ध्यान में रखें। अच्छा प्रश्न था, काफी बढ़िया प्रश्न था, 3-4 सही कुछ है, सीखने को मिला। बाकी 1-2 गलत हो। कुछ सीखने को मिला। ऐसे नॉर्मली बिल को नहीं खारिज करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नॉर्मल बिल नहीं, विशेषाधिकार का प्रयोग करके खारिज होता है। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि को खनन के लिए, ठीक है, निजी पक्षकारों को अंतरण प्रकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ये तो बना ही देंगे आप लोग, 5वीं अनुसूची में। 7वीं है क्या ऑप्शन? 7वीं नहीं है तो 5वीं होगा। 5वीं लिया है, ठीक 5वीं है। ठीक है, ध्यान में क्या है, 5वीं। ठीक है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकूत और शून्य घोषित किया जा सकता है। चलिए, भी एक बड़ा सा क्वेश्चन आया फेंक के। भारत के संविधान के संदर्भ में, ठीक है, सामान्य विधियों में, ठीक, अंतर्देश प्रतिषिध अथवा निर्बंधन तथा उपबंध,
अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों का प्रतिषेध अथवा निर्बंधन के तहत कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? फिर से प्रश्न पढ़िए, ठीक है। भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में, ठीक है, अंतर विष प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन, ठीक है, संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध तथा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है कि इसका अर्थ होता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। पहला ऑप्शन, भारत का उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों का बाध्य नहीं होता है, ठीक है। देश में गंभीर शक्ति स्थिति में, ठीक है, देश में गंभीर वित्तीय शक्ति किसी राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते थे। इसका जो सही आंसर जो लिया ना भारत का, ठीक है, भारत का जो उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में, ठीक है, संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है, ठीक है, ये इसका सही आंसर लिया। 142 के अधीन आता है ये, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। बाकी सारा का सारा स्टेटमेंट सही ही है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं कि निर्वाचन यही आयोग सही के है, कार्यों को बाकी लेकर। सब गलत है। हाँ, 88 का बिल लिया है, ठीक है। यही इसका सही अर्थ है। पूछ रहा है। आर्टिकल 142 का क्या सब्जेक्ट है ये ना पूछे। हाँ, तो वही 142 का तो क्या सही तो है सब्जेक्ट ये। वो पूछ रहा है, यही है। हाँ, ये सही है। चलिए, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसको बहुत ही गर्व से मतलब इसने पेश किया था। क्या नाम है इसका? खूब लड़ी मर्दानी वो तो स्मृति ईरानी थी, ठीक है। हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान। अपने आप को झांसी की रानी समझती है, सुविधा को झांसी की रानी अपने आप को समझती है। राहुल गांधी को हरा दी थी ना, इसलिए बोला गया था खूब लड़ी मर्दानी वो तो स्मृति ईरानी थी, ठीक है। साथ में मोदी साहब गर्भवती महिलाएं, हाँ, गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर के 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश, सवेतन का मतलब समझ विद सैलरी, विद सैलरी, ठीक है, प्राइवेट में रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम, ठीक है, 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। 2 बच्ची वाली महिलाओं को, ठीक है, न्यूनीकृत हक मिलेंगे। निम्न में सही कूट का प्रयोग करना है, बताइए। इसका आंसर बताइए, नहीं मालूम भाई। सभी सही है क्या? आवाज नहीं आ रहा। देखिएगा, सिंपल से पहले 2 शिशु जो रहेगा ना, 6 महीना पहले, 6 महीना बाद का 12 महीना का अवकाश मिलता है, ठीक है, पहले 2 शिशु में, ठीक है। तो ये गलत हो गया। कम से कम 6 बार नहीं, कम से कम 4 बार मतलब जाने का मतलब अधिकार मिलेगा। मतलब शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता का प्रतिदिन कम से कम 6 बार नहीं 4 बार मतलब शिशु गृह जाने का अनुपात मिलेगा। 2 बच्चे वाली माताओं का न्यूनीकृत हक मिलेंगे। नहीं तो 2 बच्चे, ध्यान रखें, 2 बात करेंगे, ठीक है। पहले 2 शिशु के बाद 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा, ठीक है, 12 महीना नहीं, ठीक है, 12 सप्ताह, ठीक है। सैलरी के साथ मिलेगा 26 सप्ताह का मिलेगा। कितना मिलेगा? 26 सप्ताह का, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं दिया गया है, ठीक है। 3 महीना शुरू 3 महीने माने 26 सप्ताह है। कितने हैं? 26 सप्ताह, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 26 सप्ताह में कितना दिन हो जाएगा? 4 6 महीना से ज्यादा हो गया ना। अरे 1 महीने में कितने सप्ते हैं? 4 सप्ताह और 2 दिन। 4 सप्ते, ठीक है। 6 महीने से ज्यादा दे 26 सप्ताह का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वेतन के साथ। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी भी केंद्रीय विधि को सावधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। बताइए क्या सही है? दोनों के दोनों की बात करेंगे, गलत है, सही नहीं है, ठीक है। कोई भी केंद्रीय विधि अगर मौलिक अधिकार का हनन करता है तो ऐसे कंडीशन में उच्चतम न्यायालय उस पर मतलब क्वेश्चन कर सकती है, ध्यान में रखेंगे।
उच्च न्यायालय भी उसको अवैध घोषित किया जा सकता है, और उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस तरह के प्रश्न को उठाया भी सकता है। ठीक है, अगर एक ही आधार होना चाहिए, आर्टिकल 13 वही ना बोलता है, आर्टिकल 13 बोलता है ना, मौलिक अधिकार के खिलाफ अगर कोई कानून अगर बनाएगा तो वह स्वतः ही न्यूनीकरण उसका करने का अधिकार होगा। ठीक है, कोर्ट को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो समाप्त हो गया ये, ठीक है। यस सर।